एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे शिक्षा दर्शन की आवश्यकता के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आप जान लीजिए कि अगर आपने इसके पिछले 3 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख के आइए। तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है, अगर आप उनको देख लेंगे तो इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें जो आपके आ जाते हैं, पहले ही जेके चेस्टरटन ने अपने एक निबंध में लिखा है, कुछ लोगों का विचार है कि मनुष्य के विषय में सबसे व्यवहारिक एवं प्रमुख वस्तु ब्रह्मांड के विषय में उसका दृष्टिकोण है। मतलब कुछ लोगों का मानना ये है कि जो मनुष्य की सबसे व्यवहारिक और प्रमुख वस्तु जो है वो यह है कि मनुष्य जो है ब्रह्मांड को अपने किस नज़रिए से देखता है, उसका दृष्टिकोण क्या है ब्रह्मांड के प्रति, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे लिखते हैं कि मकान मालिक के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके बनने वाले किराएदार की आय क्या है, किंतु इसके लिए यह जानना कि उसका जीवन दर्शन क्या है और भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई मकान है, समझो मकान है, किसी ने बनवा रखा है, तो मकान मालिक के लिए यह जानना तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है कि जो उसका किराएदार आने वाला है वो क्या करता है और कितना कमाता है, ये तो जानना इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन उसका जीवन दर्शन क्या है, वो किस तरीके नज़रिए से सभी चीज़ों को देखता है, किस तरीके से कार्य करता है, यह जानना उसके लिए काफ़ी और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि सेनापति के लिए दुश्मन से लड़ने के हेतु उसकी सेना की संख्या का जानना तो महत्वपूर्ण है ही, किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण दुश्मन के दर्शन को जानना आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं सेनापति को यह जानना तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है कि सामने सेना कितनी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो सामने लड़ने आ रहा है उसका दर्शन क्या है, मतलब वो किस नज़रिए से सब चीज़ को देखता है, किस तरीके से किन चीज़ों को करता है, ये जानना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब हम जीवन के इतने छोटे मोटे सांसारिक कार्यों के लिए जीवन दर्शन की इतनी आवश्यकता है, तो हमें इस बात पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि शिक्षा संबंधित समस्त प्रश्न अंतः जीवन दर्शन से संबंधित हैं। तो हमें कह रहे हैं कि जब जीवन के इतने छोटे मोटे कार्यों के लिए हमें दर्शन की इतनी आवश्यकता पड़ती है, तो इस चीज़ से हमें बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि अब शिक्षा के सभी प्रश्न जो हैं हमें दर्शन अंतः शिक्षा दर्शन के अंतर्गत ही मिलेंगे। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा भी भयभीत या चकित नहीं होना चाहिए। बात करें वास्तव में जीवन में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण एवं संतुलित विकास की पूर्ति के लिए शिष्य को कदम कदम पर मार्ग प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कह रहे हैं अगर हम वास्तव में देखें तो जीवन में शिक्षा का जो मेन उद्देश्य आ जाता है वो आ जाता है कि बालक को का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कदम कदम पे उनको क्या करना पड़ता है, मार्ग प्रदर्शन करना पड़ता है। ठीक है, कि वो किस अनुसार चले, यह मार्ग प्रदर्शन कौन करे, इसके लिए शिक्षा दर्शन की अति आवश्यकता है। तो जो ये मार्ग प्रदर्शन करता है तो ये कौन करेगा, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इस आवश्यकता की ही पूर्ति के लिए शिक्षा दर्शन की नवीन शाखा, मतलब केवल दर्शन की नवीन शाखा शिक्षा दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो जब ये आवश्यकता महसूस हुई, वहाँ पे नीड, ये नीड वहाँ पे दिखाई पड़ी, तो हमें क्या हुआ कि वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि दर्शन की एक नवीन शाखा, मतलब एक नई शाखा वहाँ पे हम लोगों ने उन लोगों ने सामने लेकर के आए, जिसका नाम रखा गया शिक्षा दर्शन। ठीक है, जो शिक्षक को शिक्षा व विभिन्न अंगों यथा शिक्षा के उद्देश्य, मतलब कह रहे हैं शिक्षक को शिक्षा और उसके बाद शिक्षा के विभिन्न अंग जैसे शिक्षा के उद्देश्य, विद्यालय अनुशासन आदि के स्वरूप को समझने और उन्हें क्रियान्वित रूप में पाठ्यक्रम जैसे शिक्षण विधि शिक्षार्थी प्रदान करने में प्रदर्शक को कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं जो शिक्षा दर्शन है ये क्या करता है कि शिक्षक को शिक्षा तथा शिक्षा के विभिन्न अंगों, ठीक है, उनको किस प्रकार से उनके स्वरूप को समझना, जैसे शिक्षा, जब शिक्षक आता है तो उससे पहले क्या करता है, शिक्षा और उसके जो विभिन्न अंग होते हैं उनको, उनके स्वरूप को अच्छे से पहले समझता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि उनके स्वरूप को समझने के बाद उन्हें क्रियान्वित करता है। क्रियान्वित मतलब लागू करता है लोगों के ऊपर, किस तरीके से उन चीज़ों को पढ़ाना है, उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसकी शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, शिक्षार्थी
को जो ज्ञान प्रदान किया जाएगा वो कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को लागू करने में, क्रियान्वित करने में हमारी हेल्प करता है कौन? शिक्षा दर्शन करता है। ठीक है, श्री बटलर ने इस तथ्य को प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि दर्शन अर्थात शिक्षा दर्शन शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक है। उन्होंने कहा है कि दर्शन या फिर शिक्षा दर्शन, जो कुछ कह लो, क्योंकि दर्शन का ही एक अंग, अभिन्न अंग क्या है? शिक्षा दर्शन है। तो उन्होंने कहा है दर्शन या शिक्षा दर्शन शिक्षक के लिए पथ प्रदर्शक है। मतलब जो टीचर होता है उसको किस प्रकार से अपने रूल नियम चलाने हैं, किस प्रकार से बालक को समझाना है, किस प्रकार से बालक को पढ़ाना है, किस प्रकार से बालक के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शिक्षा दर्शन ही शिक्षक को प्रदान करती है। शिक्षा अनुसंधान के रूप में दार्शनिक निर्णय हेतु निश्चित सामग्री को प्रदान करती है। कौन करती है? तो शिक्षा दर्शन या फिर दर्शन शिक्षा। ठीक है, ये किसने कहा? ये आपके श्री बटलर जी ने कहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं शिक्षा दर्शन की आवश्यकता को निम्न रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, कुछ शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है जिनको हम देख लेते हैं पॉइंट पॉइंट बना करके। तो पहला जो आपका आ जाता है वो आपका आ जाता है शिक्षण, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, तो जो आपका पहला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा एवं शिक्षण, ये थोड़ा कट गया, शिक्षा एवं शिक्षण के स्वरूप को समझने के लिए आवश्यकता। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? शिक्षा और शिक्षण मतलब क्या? जो शिक्षा दी जाएगी, एजुकेशन और टीचिंग, किस तरीके से उसको पढ़ाया जाएगा, इसका स्वरूप समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इसको थोड़ा और अच्छे से देखें तो देख सकते हैं कि प्रत्येक शिक्षक यह आशा करता है कि वह अपने व्यवसाय कार्य में सफलता प्राप्त करे। तो जो भी टीचर के रूप में अपने स्कूल में जाता है या कहीं पे पढ़ाने जाता है तो वो अपने दिमाग में एक मोटी मोटा यही समझ के जाता है कि मैं एक अच्छा टीचर बन करके सामने आऊँ। ठीक है, कार्य में सफलता विशेष रूप से कार्य के स्वरूप पर निर्भर करती है। तो जो अगर देखें तो जो कार्य में सफलता, जैसे आप क्या काम करने वाले हैं उसमें सफलता जो है वो विशेष रूप से अगर देखें तो वो कार्य का स्वरूप क्या है, मतलब क्या क्या है कार्य क्या है, इस पे निर्भर करता है। शिक्षक का दायित्व शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को समझकर उसका उपयुक्त रूप में शिक्षण करना होता है। मतलब जो शिक्षक का दायित्व होता है, जो शिक्षक मतलब जो टीचर का काम होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है कि पहले शिक्षा को वो खुद समझे, फिर उन चीज़ों को क्या करे? बालक के ऊपर लाके रखे, उनको समझाने का प्रयास करे। ठीक है, अतः शिक्षक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए शिक्षा एवं शिक्षक के स्वरूप को अच्छी तरह समझे। तो ये देखें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तो शिक्षक के लिए काफ़ी ज़्यादा, टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो शिक्षा और शिक्षक के शिक्षण विधि को क्या, उसके स्वरूप को अच्छी तरीके से समझे। क्योंकि शिक्षा एवं शिक्षण के स्वरूप का निर्धारण शिक्षा दर्शन द्वारा ही होता है। अतः शिक्षा एवं शिक्षा का स्वरूप समझने के लिए शिक्षक को शिक्षा दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो अगर देखें इनका जो स्वरूप होता है, शिक्षा और शिक्षण का जो स्वरूप होता है, एजुकेशन और टीचिंग का जो स्वरूप होता है, इसका निर्धारण जो है शिक्षा दर्शन करता है। तो इसलिए शिक्षक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो क्या करे? शिक्षा दर्शन का अध्ययन करे। ठीक है, दूसरा जो आपका आ जाता है वो आ जाता है जीवन के रहस्यों एवं अनुभवों। क्या? जीवन के रहस्यों एवं अनुभव की एकता से अवगत होने के लिए आवश्यकता। तो जीवन के कुछ ऐसे रहस्य होते हैं, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनसे टीचर को अवगत होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम सारी चीज़ों को टीचर को परफेक्ट में लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि जीवन के कुछ रहस्य होते हैं, कुछ अनुभव होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनको जानना भी क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। किसके लिए? टीचर के लिए। ठीक है, बात करें, एक मिनट, बात करें समानतया प्रत्येक शिक्षक किसी विषय का अध्ययन करता है और वह उस विषय का प्रवक्ता, व्याख्याता, प्राध्यापक आदि में स्वाभिमान अनुभव करता है। मतलब कि जो टीचर होता है वो क्या करता है? पहले किसी एक अपने सब्जेक्ट पे क्या करता है? कमांड करता है, फिर उसका या तो वो प्रवक्ता हो जाता है, या व्याख्याता हो जाता है, या अध्यापक हो जाता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्या हो जाती हैं? उसका स्वाभिमान मतलब एक उसी तरीके से हो जाता है। ठीक है, यदि किसी विषय का विद्वान जीवन की समस्याओं से अपरिचित है तो वह उस विषय का ज्ञाता तक नहीं कहा जा सकता, शिक्षक तो दूर की बात है। मतलब कह रहे हैं अगर कोई टीचर है वो जीवन की समस्याओं से अपरिचित है, नहीं जानता कि जीवन में उसको किस तरीके से समस्याओं का सामना करना है, इन सारी चीज़ों से अगर वो अपरिचित है तो वो उन चीज़ों का ज्ञाता तो दूर की बात है, वो शिक्षक कहलाने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, बात करें किसी शिक्षक
का शिक्षकत्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह बालक के संपूर्ण जीवन के रहस्यों से अवगत हो और जीवन के संदर्भ में अपने विषय को संपूर्ण ज्ञान की शाखा के रूप में ही पढ़ाए। मतलब कह रहे हैं कि जो एक कुशल टीचर होता है, एक तरीके से जो अच्छा टीचर होता है, उसका जो शिक्षकत्व होता है, मतलब किस तरीके से वो शिक्षा प्रदान कर रहा है, वो अगर देखें तो वो उसके क्या करता है, इस चीज़ पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से उस चीज़ों को पढ़ाता है। मतलब अगर वो किसी रिलेशन में एक उदाहरण दे करके जैसे उसको जीवन से कनेक्ट करवा दे, बालक जो है उसके जीवन से जब कोई चीज़ कनेक्ट करके उसको आप पढ़ाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। जीवन के रहस्यों एवं अनुभव की एकता से परिचय प्राप्त करने के लिए शिक्षा दर्शन की अति आवश्यकता है। अगर देखें तो जीवन के रहस्य होते हैं जो, और अनुभव की एकता जो होती है, उससे अगर परिचय कराना है, मतलब टीचर को समझना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, शिक्षा दर्शन की अति आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए स्पेंसर ने कहा है सच्चा दार्शनिक ही सच्ची शिक्षा को व्यवहारिक बना सकता है। तो स्पेंसर महोदय ने इसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि सच्चा दार्शनिक ही क्या करता है, शिक्षा को व्यवहारिक बना सकता है। मतलब उसको एक व्यवहारिक रूप प्रदान कर सकता है। कौन? एक दार्शनिक ही प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, देखते हैं थोड़ा सा अगला जो पॉइंट आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाता है कि शिक्षा की समस्या, सिद्धांत एवं तत्व से अवगत होने के लिए आवश्यकता। क्या करते हैं कि कुछ शिक्षा की समस्याएं होती हैं, शिक्षा के कुछ सिद्धांत होते हैं और शिक्षा के कुछ तत्व होते हैं जिनसे हमें अवगत होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। श्री एडलर का विचार है कि सर्वप्रथम शैक्षिक समस्याएं जीवन की समस्याएं बनकर हमारे समक्ष आती हैं। जो एडलर जी हैं उन्होंने कहा है कि जो शैक्षिक समस्याएं होती हैं वो पहले क्या करती है, हमारी जीवन की समस्याएं बनकर हमारे सामने आती हैं। इन प्राथमिक समस्याओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जो ये प्राथमिक समस्याएं होती हैं जो सबके सामने आनी ही आनी होती हैं, उनको दो भागों में इन्होंने विभाजित कर दिया है। एक का संबंध शिक्षा दर्शन से है, दूसरी स्वतंत्र है। मतलब पहली जो समस्या आ जाती है वो तो उसका संबंध शिक्षा दर्शन से हो जाता है, और दूसरी क्या हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती, उसका किसी से संपर्क नहीं रहता, किसी से संबंध नहीं रहता है। शिक्षक को पहली प्रकार की समस्या से परिचित होना चाहिए जो कि व्यवहारिक होती हैं। तो कह रहे हैं कि जो पहली प्रकार की शिक्षा समस्या होती है उससे जो है परिचित होना चाहिए, शिक्षक को इंट्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि वो एक व्यवहारिक समस्या है जो सबके सामने आनी ही आनी होती हैं। पुनः व्यवहारिक समस्याओं को दो प्रकार में बांटा जाता है। तो अभी आपने देखा कि पहले उनको समस्याओं को दो भागों में बांटा गया। एक का तो संबंध शिक्षा से हो जाता है और दूसरी क्या हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। अब जो पहली है उसको ही क्या कहते हैं, वो व्यवहारिक समस्या हो जाती है। अब व्यवहारिक समस्या को ही क्या कर दिया जाता है, दो भागों में बांट दिया जाता है। एक आपका आ जाता है निरपेक्ष समस्या तथा दूसरा आ जाता है सापेक्ष समस्या। प्रथम प्रकार की समस्या सार्वभौमिक तथा द्वितीय प्रकार की समस्या अनिश्चित होती है। मतलब जो आपकी निरपेक्ष समस्या होती है क्या सार्वभौमिक है, मतलब इसको आना ही आना है। लेकिन एक मिनट, जो दूसरी समस्या आपकी सापेक्ष है ये अनिश्चित होती है, जरूरी नहीं सबके पास सामने ये चीज़ आए। ठीक है, वो विषय क्षेत्र से संबंधित हो जाती हैं। अगर आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो आपके सामने आएंगी, नहीं जाएंगे तो नहीं आएंगी, तो ये चीज़ें निश्चित नहीं होती हैं। ठीक है, बात करें सार्वभौमिक समस्याएं ज्ञान पर आधारित होती हैं और अनिश्चित समस्याएं सम्मति पर आधारित होती हैं। मतलब जो सार्वभौमिक समस्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, ज्ञान पे आधारित होती हैं। ये जो सबके सामने आने वाली होती हैं, इनके बारे में लोगों को अवगत कराया जाता है, इन चीज़ों के बारे में उनको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन जो अनिश्चित समस्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, सम्मति पे आधारित होती हैं। वो सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं, उस समय का आपका सिचुएशन क्या है, टाइम क्या है, परिस्थिति क्या है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, बात करें वास्तविक ज्ञान पर विश्वास, हाँ यहाँ पे देखते हैं तो क्या कह रहे हैं, शिक्षा दर्शन सम्मति पर नहीं बल्कि वास्तविक ज्ञान पर विश्वास करता है। तो जो शिक्षा दर्शन है वो जो सम्मति होती है, मतलब वो सिचुएशन के अनुसार होती है। अभी वो सिचुएशन आपका क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वो समस्या का समाधान किस प्रकार से निकाला जाए। तो जो शिक्षा दर्शन है वो सम्मति पे नहीं क्या करता है, वास्तविक ज्ञान पर विश्वास करता है। मतलब जो फैक्ट हो उसी पे क्या करता है, शिक्षा दर्शन विश्वास करता है। यह स्तर अभ्यास
का स्तर होता है, दूसरा स्तर नीति का स्तर होता है जहाँ पर समस्याएं वर्गीकृत होती हैं। ठीक है, तो जो ये आपका पहला वाला है जो व्यवहारिक समस्याएं हैं वो क्या होती हैं, वो अभ्यास के स्तर पे होती हैं। मतलब अगर आदमी उन चीज़ों का अभ्यास करता है तो उन समस्याओं से क्या कर सकता है, छुटकारा पा सकता है। लेकिन जो दूसरी होती हैं वो नीति पर चलती हैं, मतलब कुछ ऐसे नीतियां होती हैं कि आपको उन चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, समस्या का तृतीय स्तर नीति के सिद्धांत को परिवर्तित कर देता है, और जो समस्या का तीसरा स्तर आता है वो क्या करता है, समस्या की जो नीति स्तर होता है उसको क्या कर देता है, सिद्धांत में बदल देता है। इस स्तर पर व्यक्तिगत अभ्यास एवं वर्गीकृत नीति से ऊपर उठकर शिक्षा दर्शन समस्या का व्यापक हल प्रस्तुत करता है। तो फिर जब वो क्या कर देता है, इन चीज़ों को सिद्धांत में बदल देता है, तो क्या करता है कि फिर ये चीज़ें जो है शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आने लगती हैं, और इनका जो है हल जो है फिर हमें दर्शन से प्राप्त होने लगता है। ठीक है, बात करें श्री एडलर ने इन विचारों को स्पष्ट हो जा श्री एडलर के इन विचारों से जो उन्होंने अभी बताया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा दर्शन शिक्षा सिद्धांतों का जनक है। चूंकि शिक्षा के लिए शिक्षा समस्याओं, शिक्षा सिद्धांतों एवं शिक्षा तत्वों का जानना आवश्यक है, अतः उसे शिक्षा दर्शन की जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपकी रही कौन सी, तीसरी नंबर की आवश्यकता रही। ये आपकी आ जाती है चौथी नंबर की आवश्यकता मेरे प्यारे दोस्त। इसमें आ जाता है कि सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं एवं उनके समाधानों से परिचित होने के लिए आवश्यकता। मतलब सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्याएं दो प्रकार की अभी आपको बताया गया कि एक तो सैद्धांतिक हो जाती हैं और एक व्यवहारिक हो जाती हैं। तो इनकी समस्याओं से क्या करते हैं, समाधान पाने के लिए हमें क्या उनसे परिचित होने के लिए, उन चीज़ों को समाधान के लिए हमें शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे विश्व की संपूर्ण समस्याओं को हम मोटे रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे पहली शैक्षिक समस्या और दूसरा व्यवहारिक समस्याएं। तो अगर देखें दुनिया की जितनी सारी समस्याएं उनको हम दो रूपों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा, सैद्धांतिक जिसे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम कहते हैं, और दूसरा कौन सा, व्यवहारिक जिसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, बात करें सैद्धांतिक समस्याएं प्रकृति के गुणों के विवेचना व प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप से संबंधित होती हैं। जो सैद्धांतिक होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्राकृतिक गुणों के विवेचना एवं प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप से क्या करती हैं, संबंधित होती हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए विज्ञान तथ्यों का संकलन, विश्लेषण, निरीक्षण एवं परीक्षण करता है। तो ये जो फैक्ट तरीके की एक तरीके से समझ सकते हैं, जो सैद्धांतिक समस्याएं होती हैं, जो कुछ फैक्ट होती हैं जो सबके सामने आनी होती हैं, तो इनको क्या करते हैं कि इसका जो तरीका होता है इसको वैज्ञानिक तरीके से सॉल्व किया जाता है। वही लोग वैज्ञानिक तरीकों से इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। बात करें व्यवहारिक समस्याएं एक पग आगे होती हैं और लक्ष्य की खोज एवं लक्ष्य विशेष की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों से संबंधित होती हैं। जो आपकी दूसरी व्यवहारिक समस्या होती है ये क्या करती हैं, ये आपकी एक समझ लो एक तरीके से क्या करती हैं, जैसे आप कोई लक्ष्य निर्धारित कर लो, आपको डॉक्टर बनना है तो आपकी समस्याएं वहाँ पे एक अलग हो जाएंगी जो सबके सभी डॉक्टरों के सामने आती हैं। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग की कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो सभी बच्चों के सामने आती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, शिक्षा का कार्य केवल इन दोनों की समस्याओं तथा सैद्धांतिक व्यवहारिक से परिचित होना नहीं, बल्कि उनके समाधानों को जानना भी आवश्यक है। तो जो टीचर का काम हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो इनको समझना ही नहीं, उनका जो समाधान होता है उनका समाधान जानना भी क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। शिक्षा दर्शन इस कार्य में शिक्षक की सहायता करता है। देखें तो शिक्षा दर्शन ही क्या करता है, इन कार्यों से निपटने के लिए शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, शिक्षा दर्शन के इस दायित्व व विशेष की ओर संकेत करते हुए श्री एडलर ने लिखा है, अतः हम देखते हैं कि शिक्षा संबंधित वे प्रश्न शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में स्पष्ट हो जाते हैं जिनका उत्तर विज्ञान नहीं दे पाता है। एडलर जी ने कहा है कि हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं शिक्षा संबंधित जिनका जवाब जब विज्ञान नहीं दे पाता है तो उनका जवाब हमें कहाँ पे मिल जाता है, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत मिल जाता है। इससे शिक्षा दर्शन की आवश्यकता भी प्रकट होती है, क्योंकि इसके बिना प्रतिदिन के शैक्षिक व्यवहारों की नीतियों में मूलभूत व्यवहारिक सिद्धांतों के विषय में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पे भी शिक्षा दर्शन की आवश्यकता महसूस होती है। जो आपका 5वां नंबर है मेरे प्यारे दोस्त, 5वां नंबर जो आपका कारण आ जाता है, आवश्यकता आ जाती है, नीड आ जाती है, वो आ जाती है साध्य एवं साधन में अंतर को समझने के लिए आवश्यकता हो जाती है। क्या होता है कि शिक्षक के लिए यह अति आवश्यक है कि वह साध्य
और साधन मीन्स में अंतर समझे। प्रायः देखा जाता है कि वास्तविक ज्ञान के अभाव में शिक्षक यह नहीं समझ पाता कि साध्य क्या है और साधन क्या है। इसके परिणाम स्वरूप वह साध्य को साधन और साधन को साध्य समझ बैठता है। यह वास्तव में शिष्य एवं शिक्षक दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ठीक है, इस स्थिति से बचना शिक्षक के लिए अति आवश्यक हो जाता है। साध्य एवं साधन में अंतर का ज्ञान शिक्षा दर्शन द्वारा ही संभव है। तो हम इनसे साध्य और साधन में जो अंतर का ज्ञान होता है वो हम देख सकते हैं कि शिक्षा दर्शन के अंदर ही यह चीज़ संभव है। अतः शिक्षक के लिए शिक्षा दर्शन का अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है। तो इसको देखते हुए साध्य और साधन का में अंतर देखने के लिए हमें शिक्षा दर्शन पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए हम देख लेते हैं कि शिक्षक के लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि वह शिक्षा दर्शन का अध्ययन करे। ठीक है, आपका जो छठी आवश्यकता या छठी नीड्स आ जाती है वो आ जाती है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समन्वय एवं एकीकरण स्थापित करने के लिए आवश्यकता। एक मिनट, हम देखते हैं कि शिक्षक अपने विषय को प्रधानता देते हुए बिना अन्य विषयों पर ध्यान दिए हुए छात्रों को अपना अपना विषय पढ़ाते रहते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि टीचर जो होते हैं, जैसे आप स्कूल अगर पहले जाते रहे होंगे तो उसमें साइंस के टीचर अलग, इंग्लिश के टीचर अलग, मैथ के अलग, हिंदी के अलग। तो क्या करते हैं टीचर अपनी विषय को प्रधानता देते हैं। मतलब वो अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो वो केवल साइंस ही पढ़ाएंगे, उनका मैथ से कोई लेना नहीं, इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं, हिंदी संस्कृत किसी से भी कोई लेना देना नहीं होता। तो वो क्या करते हैं अपना अलग अलग विषय लेकर ही चलते हैं। किंतु ज्ञान की एकता के कारण इनका इस प्रकार का अध्यापन व्यर्थ चला जाता है और छात्र को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं हो पाता। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण शिक्षा व्यर्थ एवं प्रभावहीन हो जाती है। इस कार्य में अर्थात ज्ञान की विभिन्न शाखाओं व विषय में संबंध व एकीकरण स्थापित करने के लिए शिक्षा दर्शन की बड़ी सहायता करता है। ठीक है, तो इसमें देखें कि अगर टीचर इन चीज़ों को रिलेट करके जब एक दूसरे सब्जेक्ट को आपस में रिलेट करके नहीं पढ़ाता तो उसका पढ़ाना बेकार हो जाता है और बालक का पढ़ना भी बेकार हो जाता है। तो इन दो चीज़ों में रिलेशन पैदा करने के लिए शिक्षक को यह आवश्यक हो जाता है कि वह शिक्षा दर्शन का अध्ययन करे। श्री रस्क के शब्दों में देखें, जो शिक्षक दर्शन की उपेक्षा करते हैं, मतलब कि आप उसकी एक तरीके से समझो उपेक्षा, मतलब वो दर्शन वर्शन नहीं मानते हैं। उपेक्षा मतलब उस चीज़ों की से दूर हटते हैं, अपने कार्य को प्रभावहीन बना डालने के रूप में इस उपेक्षा का दंड भुगतना पड़ता है। तो जब वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, दर्शन को की उपेक्षा करते हैं, तो जब वो अपने कार्य को करते हैं तो उनका जो कार्य होता है वो प्रभावहीन हो जाता है। ठीक है, वो उस तरीके से प्रभाव उन चीज़ों पे नहीं बना पाते हैं। बात करें जो आपकी सातवीं आवश्यकता आ जाती है मेरे प्यारे दोस्त, नीड आ जाती है, वो जाती है वर्तमान शिक्षा प्रणाली के गुणों एवं दोषों को समझने के लिए आवश्यकता। बहुत से शिक्षक वर्तमान शिक्षा प्रणाली के गुण दोष से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। वे सोचते हैं हमें क्या मतलब, जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। शिक्षक का यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। उन्हें समय के प्रवाह के साथ साथ शिक्षा प्रणाली में जो दोष नजर आते हैं उन्हें समझना चाहिए। शिक्षा पर देश एवं काल का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः बहुत दिनों से चली आने वाली परंपरागत प्रणाली में कुछ दोष का आ जाना स्वाभाविक है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा प्रणाली जैसे वर्तमान में जो चल रही है, तो कुछ टीचर का ये होता है कि जैसे चल रही चलने दो, हमें क्या लेना देना है। लेकिन ऐसी चीज़ें गलत हैं। शिक्षक को उस समय की जैसे उस समय में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस शिक्षा प्रणाली में क्या दोष हैं, उन चीज़ों को समझना चाहिए और उन चीज़ों का समाधान भी निकालना चाहिए। क्योंकि यह स्वाभाविक बात है, जब कोई चीज़ लगातार, समझ लो जैसे आप मोबाइल चलाते हो, आपने जैसे मोबाइल लिया था वैसे उसको रखे रहो तो मोबाइल क्या हो जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ जाएगी। फ़ोन भी तो अपडेट मांगता रहता है। कार एक आई पता नहीं कौन सी, फिर उसके बाद उसका नया मॉडल। देखो धीरे धीरे पहले मोबाइल हम लोग क्या कीपैड चलाते थे, फिर टच आ गया। टच में भी देखो कहाँ से पहुँचे जा रहे हैं। टच को मोबाइल को सीधा टीवी से कनेक्ट करा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या अपडेट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। शिक्षक को वर्तमान शिक्षा प्रणाली के गुण दोष से अवगत होना अति आवश्यक है। चूँकि शिक्षा के गुण और दोष का विवेचना करना शिक्षा दर्शन का ही काम होता है। अतः शिक्षक के लिए शिक्षा दर्शन के ज्ञान की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जो आठवीं समस्या इसकी आ जाती है, वो आ जाती है शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यकता, नीड फॉर रिफॉर्म
इन सिस्टम ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं। शिक्षा के गुण दोष को जान लेने से मात्र ही शिक्षक का कार्य में स्थिरता नहीं हो जाती। मतलब शिक्षा के गुण और दोष को जान लेने से शिक्षक का कार्य यहीं पे समाप्त नहीं होता, बल्कि उसके लिए शिक्षा सुधार की ओर उन्मुख होना भी अति आवश्यक है। मतलब उसको उसके लिए फिर थोड़ा क्या होना चाहिए, उत्तेजित होना चाहिए, इन चीज़ों पे जोर डालना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा सुधार के लिए अमुक आयोग बैठाए गए और समितियां की नियुक्ति की गई। तो हम देखते हैं कि शिक्षा सुधार के लिए 1947 से पहले की शिक्षा में और अभी के शिक्षा में सुधार के लिए कई सारे आयोग बिठाए गए और उसके बाद कई सारी समितियों का भी गठन किया गया। किंतु सुधार की बात तो दूर रही, उससे शिक्षा के क्षेत्र में अवनति हुई है। मतलब कह रहे हैं वहाँ पे सुधार की तो बात दूर की बात है, यहाँ पे ही क्या शिक्षा में गिरावट ही दिखाई पड़ी है। इसका प्रमुख कारण है शिक्षकों में उचित दृष्टिकोण का अभाव। इसका जो मेन कारण आ जाता है वो आ जाता है टीचर जो है वो शिक्षा को अलग दृष्टिकोण से देखता है, बस उसको केवल पैसा कमाने का नज़रिया समझता है। तो ये अभाव जो है यही जो है मेन कारण बन जाता है, क्योंकि शिक्षक ही शिक्षा सुधार की धुरी है। अगर हम देखें तो जो मेन केंद्र होता है, जो मेन सेंटर होता है शिक्षण का, वो होता है शिक्षक। ठीक है, शिक्षक के उचित दृष्टिकोण का निर्माण केवल शिक्षा दर्शन द्वारा ही संभव है, अतः शिक्षा दर्शन का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। तो शिक्षक का जो दृष्टिकोण है उसका निर्माण करने के लिए, उसको सुधारने के लिए शिक्षक की जो सहायता करती है वो आ जाते हैं शिक्षा दर्शन। तो इसीलिए देखें तो शिक्षा दर्शन ये भी इस तरीके से भी क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। जो आपका 9वां आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, 9वीं आवश्यकता जो आ जाती है शिक्षण विधियों में परिवर्तन एवं परिवर्धन की आवश्यकता। मतलब परिवर्तन मतलब चेंज और परिवर्धन मतलब रिवीजन। एक सफल एवं प्रभावी शिक्षक उसी को माना जाता है जो कि उद्देश्य एवं परिस्थिति के अनुसार अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन एवं परिवर्धन कर ले, क्योंकि कोई भी शिक्षण पद्धति प्रत्येक स्थिति उद्देश्य में उपयुक्त नहीं हो सकती। मतलब कह रहे हैं अगर एक सफल टीचर है जिसको खुद दिल से इच्छा है किसी चीज़ को पढ़ाने की, तो उसके लिए अपडेट होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से शुरू में पढ़ाया जा रहा था वही चीज़ अभी भी पढ़ाना ये शिक्षण विधि की खूबी नहीं है। ठीक है, ये दोष है। आपको जैसे समय और परिस्थिति तय करती है कि टीचर जो है किस चीज़ को किस तरीके से समझाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। यदि ऐसा होता तो विभिन्न शिक्षण विधियों के निर्माण की आवश्यकता न होती, और अगर ऐसा होता भी कि जैसे पहले पढ़ाया जाता रहा वैसे अभी भी पढ़ाओ, तो इसमें क्या शिक्षण विधि की हमें क्या निर्माण करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भाई पढ़ाते रहो। परिस्थिति एवं उद्देश्य के अनुसार शिक्षण विधियों में परिवर्तन एवं परिवर्धन करने के लिए शिक्षा दर्शन अत्यधिक सहायक होता है। तो आपको वहाँ की जैसे परिस्थिति जब समझ में आ जाएगी, कहीं पे आप पढ़ाने गए तो वहाँ की जो परिस्थिति होती है, जो वहाँ की जो सिचुएशन होती है, उनको समझने के लिए हमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारे लिए, जो हेल्पफुल होता है, वो हो जाता है शिक्षा दर्शन। वही हमारी क्या करता है, सहायता करता है। अतः यदि शिक्षक शिक्षा दर्शन से परिचित है तो वह अपनी शिक्षण विधि में अभीष्ट परिवर्तन करने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि की परिस्थिति एवं उद्देश्य के अनुसार परिवर्तन एवं परिवर्धन करने में शिक्षा दर्शन बड़ा सहायक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर टीचर को अपनी टीचिंग में परिवर्तन और परिवर्धन मतलब चेंज और रिवीजन करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको शिक्षा दर्शन पढ़ना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से भी शिक्षा दर्शन क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त। देख लेते हैं इसका जो 10वीं जो आवश्यकता हो जाती है वो आ जाती है कि शिक्षार्थियों में आत्म अनुशासन का विकास करने के लिए आवश्यकता। मतलब जो बालक होते हैं उनके अंदर क्या आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन उनके अंदर पैदा करने की आवश्यकता के लिए भी हमें शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। बात करें मानव जीवन के लिए अनुशासन की एक अति आवश्यकता है। अनुशासन के अभाव में व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए एक तो समस्या बन ही जाता है, किंतु वह अपने जीवन को भी एक समस्या बना लेता है। जब बालक के अंदर या किसी बालक के अंदर जब कोई अनुशासन नहीं रहेगा तो वो पूरे समाज, देश, परिवार के लिए तो एक समस्या बनकर ही आता है, और वो अपनी जीवन को भी एक समस्या के रूप में बना लेता है। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार
सही मार्ग प्रदर्शन के अभाव में युवा तनाव दिन पर दिन बढ़ रहा है। मतलब क्या होता है, जब बालक का सही मार्ग प्रदर्शन नहीं हो पाता है, वो अनुशासन में नहीं रह पाता है, तो बालक के अंदर क्या आ जाता है, तनाव बढ़ जाता है। यूथ टेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, दिन पर दिन क्या बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा संस्थाएं छात्रों को शिक्षा देने में तो कुछ सीमा तक सफल हो रही हैं। मतलब जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं वो छात्रों को शिक्षा देने में, मतलब पढ़ाने में तो सफल हो रही हैं, किंतु छात्र में अनुशासन की भावना का विकास करने में असमर्थ सिद्ध हो रही हैं। तो जो छात्र के अंदर जो डिसिप्लिन की भावना होती है, इमोशन होता है, उन चीज़ों को क्या देने में शिक्षण संस्थाएं क्या हो रही हैं, असफल हो रही हैं, उन चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करा पा रही हैं। यदि छात्रों को बाह्य दबाव द्वारा अनुशासित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह और अधिक उम्र नहीं, यहाँ पे उग्र रूप में अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करने लगते हैं। तो अगर आदमी के अंदर शुरू से ही अगर अनुशासन न डेवलप किया जाए, बाद में उसके ऊपर बाहर से दबाव बनाया जाए, तो ये करो वो करो, तो वो क्या कर लेता है, वो और उग्र रूप धारण कर लेता है, वो और एक अलग तरीके से व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। अनुशासन की समस्या का तभी समाधान हो सकता है जब शिक्षक छात्रों में आत्म अनुशासन की भावना का विकास करने में समर्थ हों। और इन चीज़ों का जो है समाधान तभी हो सकता है जब क्या करे, एक टीचर जो होता है वो स्टूडेंट के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब उस चीज़ को समझाए कि हाँ ये चीज़ हमें करना ही चाहिए। जब उसको खुद से ही समझ में आ जाएगा तो इन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। शिक्षक को इस कार्य में दर्शन से अत्यधिक सहायता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इसके द्वारा इस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार बालक को पाश्चात्य प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण करके उनमें आत्मनियंत्रण की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। तो इसमें देखें तो इसमें भी क्या शिक्षा दर्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। तो इसके लिए भी शिक्षा दर्शन की आवश्यकता हो जाती है। जो आपका 11वां आ जा रहा है वो आ जा रहा है छात्र में श्रम के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता। ठीक है, इसमें देखिए हमारे देश में शिक्षक में ना श्रम के प्रति प्रेम है और ना छात्रों पर प्रभाव। देखिए जो हमारे यहाँ के टीचर हैं वो अपने कार्य में क्या प्रेम नहीं दिखा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट उतना नहीं ले रहे हैं, और ना छात्र के ऊपर उनका कोई प्रभाव पड़ रहा है। मतलब एक जैसे समझ लो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, अपना क्लास 40 मिनट बिताए निकल गए। ठीक है, अच्छी शिक्षा पुस्तकों को पढ़ना पढ़ाना मात्र नहीं बल्कि श्रम द्वारा उत्पादन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो शिक्षा केवल पढ़ा देने से और पढ़ने से ही पूर्ण नहीं होती है, उसको जीवन में उतारना पड़ता है और उन पे वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही शिक्षा का एक मतलब निकल पाता है, एक आवश्यकता समझ में आती है। किंतु श्रम के प्रति कोई प्रेम बढ़ने की वस्तु नहीं होती, बल्कि मतलब कह रहे हैं कि जो श्रम के प्रति कोई प्रेम पढ़ने की वस्तु नहीं होती है। इसको हम पढ़ के श्रम के प्रति, किसी के पढ़ा के या पढ़ के जो है किसी के काम के प्रति उसकी प्रेम की भावना जो है उसको बढ़ा नहीं सकते, बल्कि इसे छात्र शिक्षक के आचरण से ही सीखता है। देखता है जब टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, वो अपने काम के प्रति प्रेम रखता है, अपडेट रहता है, हर चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा है, तभी क्या कर पाता है, टीचर जब इन चीज़ों को करता है तो उन्हीं चीज़ों को देखकर बालक भी कर पाता है, अपने अंदर उन चीज़ों को जागृत कर पाता है। आज का शिक्षक एवं छात्र कार्य करने से डरता है, लिखने पढ़ने से को ही सब कुछ समझता है। इस प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए श्री आनंद कुमार स्वामी जी ने लिखा है, आज पूर्व अर्थात विश्व के पूर्वी भाग में कार्य में ने अपनी आदर एवं मनुष्य में परिवर्तन पूर्णतः अपने निकट संबंध खो दिया है। आज हम यह समझकर आगे बढ़ते हैं कि मानव सभ्यता का प्रारंभ कृषि एवं शिल्प से ना होकर के लिखने पढ़ने से हुआ है। जो आपके एक हैं कौन, श्री आनंद कुमार स्वामी जी हैं, उन्होंने वो कह रहे हैं कि मानव जो है इस तरीके से अब व्यवहार करने लगा है, उसको ये लगता है कि जो हमारी सभ्यता का प्रारंभ हुआ है वो जो है कहाँ से हुआ है, कृषि और शिल्प से ना होकर के लिखने और पढ़ने से हुआ है। तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से न केवल शिक्षक को श्रम का महत्व का ज्ञान होता है, बल्कि वह तदनुसार व्यवहार करने के लिए उन्मुख रहता है और ऐसा करने के लिए अपने छात्रों को प्रेरित भी करता है। तो जब कोई
एक मिनट। जब कोई टीचर क्या करता है, शिक्षा दर्शन पढ़ लेता है तो उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है और अपने वर्क के प्रति उसे उसका प्रेम हो जाता है। और जब उसको अपने वर्क के प्रति प्रेम हो जाता है तो छात्रों को भी क्या करने लगता है, प्रोत्साहित करने लगता है कि तुम भी अपने काम के प्रति प्रेम करो। ये सारी चीज़ें उनको बताने लगता है और उनको इन चीज़ों का एहसास भी दिलाने लगता है। जो आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त 12वीं जो इसकी आवश्यकता आ जाती है, वो आ जाती है शिक्षक के व्यक्तित्व को प्रभावित बनाने के लिए आवश्यक है क्या, शिक्षा दर्शन आवश्यक है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि शिक्षण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अतः उसे स्वाभाविक रूप में होना चाहिए, किंतु यह तभी संभव हो सकता है जब शिक्षक का व्यक्तित्व और उसका आचरण इतना प्रभावशाली हो कि छात्र उसके संपर्क में आते ही शिक्षा ग्रहण कर ले। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षण जो है क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये स्वाभाविक रूप में होना ही चाहिए। ठीक है, क्या स्वाभाविक रूप में होना ही चाहिए, लेकिन यह तभी संभव है जब शिक्षक का जो व्यक्तित्व है, मतलब उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो आचरण है, वो क्या हो, एक प्रभावशाली हो। जब उसके क्षेत्र में, उसके एरिया में कोई बालक आए शिक्षक के, तो उसको खुद एहसास हो जाए कि हाँ, हम कुछ यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। शिक्षक अपना यह स्वरूप तभी प्राप्त कर सकता है जबकि उसे शिक्षा दर्शन का पर्याप्त अध्ययन हो और उसने यह अध्ययन अपने जीवन में ढाल लिया हो। मतलब ये कह रहे हैं कि जो आज टीचर के अंदर ये सारी चीज़ें तभी डेवलप हो सकती हैं जब उसने शिक्षा दर्शन को पढ़ा हो और अपने जीवन में उन चीज़ों को ढाल लिया हो। शिक्षा के इस स्वरूप या गुण पर प्रकाश डालते हुए आचार्य भावे ने ठीक ही लिखा है। तथ्य यह है कि जिस तरह सच्चा शिक्षक शिक्षा देता नहीं है, उसके पास से शिक्षा स्वयं प्राप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह ज्ञानी पुरुष स्वयं को लोक संग्रह नहीं करता, लोक संग्रह उसके हाथों से अनायास हो जाता है। सूर्य स्वयं किसी को प्रकाश नहीं देता है, उससे स्वाभाविक रूप से सबको प्रकाश प्राप्त हो जाता है। मतलब ये जो हैं आपके क्या हैं, आचार्य जी जो हैं आपके आचार्य भावे हैं, उन्होंने कहा है कि जो सच्चा टीचर होता है वो कभी ज्ञान बांटता नहीं है। जब उसके सामने कोई बालक आके बैठ जाता है तो उसके शब्दों से जो वो बोलता है उससे क्या होता है, वो बालक ऑटोमेटिक लाभान्वित होने लगता है, ऑटोमेटिक उसको उस चीज़ों से ज्ञान प्राप्त करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो लोक संग्रह नहीं करते, लोगों को बुलाते नहीं हैं, उनके आ जाने से ही लोग इकट्ठे होने लगते हैं। और वैसे ही जैसे सूर्य क्या करता है, निकलता है तो वो किसी के पास अपना प्रकाश लेकर जाता नहीं, बस ऑटोमेटिक सबको वहां से उससे क्या होने लगता है, प्रकाश मिलने लगता है। ठीक है, इस भावात्मक कर्मयोग को ही गीता में सहज कर्म कहा गया है और मनु ने इस सहज कर्म को निवृत्त कर्म की बड़ी सुहावनी संज्ञा दी है। तो इसी जो ये कर्म हो रहा है, जो ये सारी चीज़ें होती हैं कि सूर्य से ऑटोमेटिक प्रकाश निकल जाता है, शिक्षक से ऑटोमेटिक ज्ञान निकल जाता है और ज्ञानी पुरुष के लोग लोग उसके पास आके बैठने लगते हैं। इसी कर्म को ही गीता में सहज कर्म के नाम से जाना गया है और मनु ने इसी सहज कर्म को निवृत्त कर्म की बहुत बड़ी सुहावनी संज्ञा भी दी है। ऐसा कौन कहते हैं, आपके आचार्य भावे जी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जो 13वां आपका आ जाता है, 13वीं आवश्यकता जो आ जाती है वो आ जाती है सच्चा शिक्षक एवं शिक्षार्थी बनने के लिए आवश्यकता। अगर आप एक सच्चा शिक्षार्थी या सच्चा शिक्षक बनना चाहते हैं तो भी आपको शिक्षा दर्शन पढ़ना ही पड़ता है। शिक्षक को स्वयं सच्चा शिक्षक बनाने एवं शिक्षार्थी को सच्चा शिक्षार्थी बनाने के लिए शिक्षा दर्शन का ज्ञान होना परम आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक को शिक्षक की सफलता के लिए दार्शनिक बनना ही पड़ता है। इसीलिए ये चीज़ कहा गया है कि शिक्षक को शिक्षक बनने के लिए, सफल शिक्षक बनने के लिए दार्शनिक बनना पड़ता है। यदि शिक्षक का दार्शनिकरण नहीं होता तो वह ना तो शिक्षा विज्ञान के विभिन्न रूपों को अच्छी तरह समझ सकता है और ना ही शिक्षा संबंधित किसी समस्याओं को सुलझा सकता है। मतलब कह रहे हैं अगर कोई टीचर ऐसा है जिसने दर्शन नहीं पढ़ा है तो ना तो वो शिक्षा को सही रूप से, उसके स्वरूपों को सही से समझ सकता है और ना ही उनमें आने वाली समस्याओं का वो समाधान कर सकता है। वास्तव में शिक्षक को सूक्ष्म बुद्धि, प्रज्ञा, चक्षु एवं ज्ञान कर्ण देकर उसे सच्चा शिक्षक बनाता है
और सच्चा शिक्षक अपने प्रौढ़ छात्रों में परिपक्व जीवन दर्शन विकसित कर उन्हें सच्चा विद्यार्थी बनाता है। इस तथ्य को सामने रखते हुए भारत के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली ने लिखा है कि इस प्रकार शिक्षा का कोई कार्य शिक्षा दर्शन अवश्यमेव होना चाहिए। केवल यही नहीं, शिक्षक को छात्र के जीवन दर्शन का विकास करने के लिए तैयार होकर इस व्यापक व्यवसाय में प्रवेश करना चाहिए। मतलब इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ समझाने का प्रयास किया है कि जो शिक्षक होता है उसका जो शिक्षण कार्य होता है वो दर्शन से जुड़ा होना चाहिए, एक तरीके से समझ सकते हो, और छात्रों के अंदर जो है जीवन दर्शन का विकास करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होकर के उनके सामने जाना चाहिए। ठीक है, बात करें जो इसकी अगली आवश्यकता पड़ जाती है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाती है राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए आवश्यकता। मतलब राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए आवश्यकता हमें पड़ती है शिक्षा दर्शन की। तो इसको देख लेते हैं। तो कह रहे हैं किसी देश व राष्ट्र की प्रगति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा की अति आवश्यकता है, किंतु राष्ट्रीय एकता तभी संभव है जबकि लोग अपनी जाति, धर्म, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र आदि के स्वार्थों को त्याग कर भावात्मक रूप से एकत्रित हों। मतलब जो लोग होते हैं वो अपने जाति विशेष को लेकर ना चले, अपने वर्ग विशेष को लेकर ना चले, अपने संप्रदाय, अपने क्षेत्र विशेष को लेकर ना चले। वो संपूर्ण विकास के बारे में जब वो सोचेंगे तभी यह संभव हो पाएगा। अज्ञानता तथा अपरिपक्वता जीवन दर्शन के कारण लोग अपनी जाति, वर्ग, संप्रदाय एवं संकुचित स्वार्थों पूर्ति के लिए परस्पर संघर्ष करते रहते हैं और समूचे राष्ट्र के कल्याण को तिलांजलि देते रहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि इनके पास उतनी परिपक्वता न होने के कारण, उनकी उतना ज्ञान न होने के कारण, जीवन दर्शन न होने के कारण क्या करते हैं लोग अपनी जात को लेकर के उड़ते रहते हैं, अपने वर्ग को लेकर के उड़ते रहते हैं, अपने क्षेत्र विशेष को लेकर के उड़ते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एक पूरे राष्ट्र की जो क्या कह सकते हैं विकास जो है उसको क्या कहते हैं तिलांजलि, मतलब राष्ट्र कल्याण जो है उसको वहीं पे ही दफनाते रहते हैं। जब वो अपने किसी क्षेत्र विशेष को लेकर चलने लगते हैं तो वहीं से उनका क्या हो जाता है, राष्ट्र कल्याण खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बात करें छात्र की इस संकुचित दृष्टिकोण से अछूत नहीं रहते, बल्कि वे कभी कभी स्वयं अनेक विघटनकारी तत्वों का नेतृत्व करते हैं। उपयुक्त दर्शन के अभाव में प्रायः राजनीतिक दलों एवं धार्मिक संप्रदायों को से प्रोत्साहन पाकर हड़ताल, संघर्ष, घेरावा आदि कर बैठते हैं। तो छात्र भी इन चीज़ों से दूर नहीं रह पाते हैं। वो क्या करते हैं, किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाते हैं या किसी धार्मिक क्षेत्र से जुड़ जाते हैं, तो वहाँ से क्या करते हैं, उनको वहाँ से प्रोत्साहन मिलता है और ये बड़े बड़े हड़ताल और घेरावा और ये संघर्ष, ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो करने लगते हैं, धरना वगैरह देने लगते हैं। ठीक है, छात्रों की इस प्रकार की विघटनकारी क्रिया शिक्षा एवं शिक्षण तीनों के लिए विशेष समस्या बन जाती है। तो जब वो किसी विशेष धर्म विशेष, जाति विशेष, इन सारी चीज़ों को लेकर चलने लगते हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या छात्र और शिक्षक और शिक्षण के लिए तीनों के लिए बन जाती है। देश के युवा एवं छात्रों में राष्ट्रीय एकता के हेतु भावात्मक एकता, इमोशनल इंटीग्रेशन का विकास करने के लिए शिक्षा दर्शन शिक्षक का मार्ग प्रदर्शन करता है। अतः इस दृष्टिकोण से वह शिक्षक को शिक्षा दर्शन की अति आवश्यकता होती है। तो देखें तो इसमें जो हमें हेल्प करता है वो कौन करता है, शिक्षा दर्शन ही करता है। इसीलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है क्या, शिक्षा दर्शन। बात करें जो आपका अगला पॉइंट आ जाता है, मेरी आवश्यकता आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करने के लिए आवश्यक हो जाता है क्या, शिक्षा दर्शन। वर्तमान समय में विज्ञान के क्षेत्र में हुई आश्चर्यचकित प्रगति के परिणाम स्वरूप एक और संसार के सभी लोग के एक दूसरे देश के लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार एक भौगोलिक पृथकता का अंत हो गया है। मतलब कह रहे हैं कि जो इतने सारे विकास हो गए, डेवलप हो गए, आज आप फ़ोन से बैठ करके यहाँ से अमेरिका बात कर सकते हैं, अमेरिका से लंदन, कहीं पे भी आप किसी भी देश में किसी आदमी से बात कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि भौगोलिकता, मतलब इसमें जो एक बंटवारा था उस चीज़ का अंत हुआ है। ठीक है, तो दूसरी ओर महाविनाशकारी सशस्त्र बमों, राकेट, युद्ध पद्धतियों का आविष्कार हो जाने के कारण आज मानव जाति
विनाश के कगार पर खड़ी हुई है। तो ये एक चीज़ तो इससे लाभ हुआ कि लोगों के अंदर जो है एक कनेक्शन बैठ गया, वो अब लोग दूर नहीं है, हर अपनी बात को सबके सामने और कम समय में रख सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी हानि हमको हो रही है। इन लोगों ने आपस में ही लड़ने के लिए बड़े बड़े बम, रॉकेट और युद्ध मतलब तरीके के विमान वगैरह क्या तैयार कर लिए हैं, जो मानव विनाश का एक कारण बन सकती है। ठीक है, और सदैव मानव समाज पर युद्ध का बादल मंडराते रहते हैं। और इसी के कारण क्या होता है कि आपस में वो बॉर्डर को लेकर के हमेशा क्या झगड़ा होता रहता है। भला हमारी यह प्रगति जिसमें हम अपने आप को सुरक्षित समझने लगे हैं, किस काम की है? तो अगर हम इसमें अब हथियार बना के तुम अपने आप को सुरक्षित समझते हो, हम भी अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, तो ऐसी सुरक्षा है हमारे किस काम की है? इस समस्या की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए श्री नवरत्नम ने कहा है कि मानव जाति को बचाने के लिए सभी को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए, किंतु इस प्रयत्न को क्या स्वरूप हो और क्या स्वरूप हो, इसको थोड़ा सा स्वरूप हो और इसे किस प्रकार क्रियान्वित रूप प्रदान किया जाए, इसके लिए हमें क्या मानव जाति को मार्ग प्रदर्शन की आवश्यकता है। यह मार्ग प्रदर्शन वैज्ञानिक नहीं बल्कि दार्शनिक, विशेष तौर से शिक्षा दार्शनिक या शिक्षक ही कर सकते हैं। तो इस चीज़ों की जो भावना है कि हमें क्या अपने आप को एक तरीके से बचाना है, ये सारी भावनाएं जो है बालक के अंदर कौन शिक्षक ही एक तरीके से दे सकता है। शिक्षा दार्शनिक ही शिक्षक को दे सकता है, और शिक्षक जो है बालकों के अंदर भर सकता है, जो आगे चल के हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। यदि विश्व के सभी देशों के शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों व युवाओं में विश्व बंधुत्व, विश्व शांति का दर्शन का विकास करने का प्रयास करें, तो निश्चित उसमें अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होगा और हमारी विश्व समाज एवं विश्व सरकार की कल्पना साकार होगी। मतलब कह रहे हैं कि जो लोग हैं, विश्व के टीचर हैं, वो क्या करें, बच्चे के दिमाग में छोटे से ही क्या करें, अपने देश के लिए, शांति के लिए, बंधुत्व के लिए, मतलब हम सभी लोग भाई हैं, ये सारी चीज़ें उनके अंदर क्या करें, शुरू से ही डेवलप करने लगें। तो वो जो बालक होता है क्या, वो जब बड़ा होगा तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, और इससे हमारा क्या होगा, विश्व कल्याण का जो सपना है वो साकार होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करने के लिए शिक्षक को दर्शन का अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे भी शिक्षा दर्शन की शिक्षक के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता दिखाई पड़ी। तो ये आवश्यकता वाला वीडियो, और मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको यह वीडियो जो है मेरे प्यारे दोस्त पसंद आ रहा है, तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।